हेलो 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 एवरीवन। तो 3:28 हुए हैं। 2 मिनट पहले मैंने शुरू किया है। चलिए, ऑनलाइन वाले भी मुझे बताएंगे, ऑनलाइन वाले और क्लास वाले मुझे बताएंगे कि क्या आपने 2 दिन का होमवर्क किया क्या। 2 दिन मैंने आपको होमवर्क दिया था कि चैप्टर नंबर 1 का फाड़ू चार्ट रिवीजन आप देख कर आएंगे और चैप्टर नंबर 2 का फाड़ू चार्ट रिवीजन आप देख कर आएंगे। तो फाड़ू चार्ट रिवीजन आपने चैप्टर 1 और 2 का देखा क्या? दोनों का देखा? 2 का आधा देखा, 1 का पूरा देखा और 2 का आधा देखा। 1 का देखा, 2 का नहीं देखा अभी। हाँ सर, 1 देखा है। ओके, आप करिए, उससे जो आपको फायदा होगा, उससे जो फायदा रहेगा दैट विल बी इमेंस। साथ साथ में अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, आप बार बार उसको देखते आएंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल होते जाएंगे और आप बहुत अच्छा करेंगे। यही एक तरीका है, करेक्ट? ओके ग्रेट। और उसके बाद क्वेश्चंस का क्या? क्वेश्चंस किया आप लोगों ने? क्वेश्चंस नहीं किए, कोई बात नहीं, वो शीट आपके पास में रहेगी। जब भी आपको क्वेश्चंस करना है करिए। अगर आपने वो गूगल शीट देखी होगी, इफ यू हैव सीन गूगल शीट, जस्ट अ मिनट। अगर आप गूगल शीट देखेंगे, ये गूगल शीट आपने बहुत अच्छे से देखना चाहिए। सॉफ्ट कॉपीज की लिंक, ग्रुप की लिंक, फाड़ू चार्ट रिवीजन की लिंक, आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, 10-15 मिनट में आप पूरे सबके नंबर याद कर सकते हैं। फाड़ू चार्ट की डिजिटल बुक की लिंक, डे 1 और 2 का आपकी लिंक्स, जो क्लास की मार्किंग्स है उसकी पीडीएफ, परम क्वेश्चन बैंक की क्लास की जो मैं मार्किंग करता हूं उसकी पीडीएफ भी वहां पर दी हुई है। बाजू में जाएंगे तो डे वाइज प्लान है। डे 1 में कौन से क्वेश्चंस कवर किए, आपका फाड़ू टारगेट था चैप्टर 1 देखना और कितने क्वेश्चंस आपको घर पे करना था। डे 2 में कितने क्वेश्चंस हमने कवर किए, आपका टारगेट था चैप्टर नंबर 2 और कितने क्वेश्चंस घर पे करना था। आज का भी टारगेट मैं लिख कर आया हूं। आज का क्लास मैं सबको बता दूं, ठीक है? 4:30 बजे तक होगा, क्योंकि प्रशांत सर को थोड़ा जल्दी लेना है। आज सर आधा पौन घंटा जल्दी लेना चाहते हैं, कल आधा पौन घंटा मैं उनका टाइम ले लूंगा, ठीक है? तो वो अंडरस्टैंडिंग है। इस शीट का आपने पूरा यूज करना चाहिए। और उससे भी खास बात, आप देखो, सीएनओ क्यूएनओ लिंकिंग करके हर कॉन्सेप्ट पे कौन सा क्वेश्चन है एंड वाइस वर्सा, और आप सर्च कर सकते हो कंट्रोल फाइंड कि ये क्वेश्चन नंबर के लिए कौन सा चार्ट लगेगा। आप क्वेश्चन नंबर सर्च करो, आपको चार्ट मिल जाएगा। ये डेटाबेस है, इस पे आप सर्च करो, इस पे ऑलरेडी 450 में से 300 क्वेश्चन के वीडियो है। हाँ, एक बात मैं अग्री करूंगा, कुछ कुछ वीडियो मैंने ऐसे बोला अरे तो क्लास में देखा है, क्योंकि क्लास के साथ साथ में कुछ कुछ ऐसे मिलेंगे आपको, और आपको लगता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो उसका मैं वीडियो बनाकर भी डाल दूंगा, ठीक है? लेकिन ये जो रिसोर्सेस है इसका पूरा आप यूज करिए। ओके, चलिए। आवाज क्लियर नहीं है भाई, ऐसा प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है फटाफट बताइए। ऐसा कोई प्रॉब्लम है? पीछे बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, बोल रहे हैं। अब शायद चला गया होगा, फटाफट मुझे बताइए, फिर सेशन शुरू करते हैं। अब बताइए, आवाज क्लियर है क्या? अब आवाज क्लियर है क्या, मुझे बताएंगे। इज इट ऑल क्लियर? यस सर मतलब समझ में नहीं आता है, नॉइज है कि नहीं? अब क्लियर है? अब क्लियर है?
अब क्लियर है क्या? नाउ इज इट क्लियर? मुझे साफ साफ वॉइस क्लियर है? ठीक है, वॉइस क्लियर है, मुझे मिल गया है, आ गया है। ओके ग्रेट। चलिए गाइज, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा सिर्फ 1 घंटे का है और 1 घंटे में हमको धूम मचानी है। लेट्स सी गाइज, सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट के हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे। विल सी एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आप आपके फाड़ू चार्ट में आप आ जाइए पेज नंबर 68 के ऊपर। वहां पर हम लोग एलिमेंट देखते हैं फटाफट। सबसे पहला एलिमेंट होता है टाइटल। देखते सी लगना चाहिए कि रिपोर्ट भरोसेमंद है, इसलिए इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टाइटल आता है। एड्रेसी मतलब प्रिंसिपली किसको ध्यान में रख के रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, तो लॉ रूल्स रेगुलेशन में जो लिखा है उनका नाम लिख दो। अगर वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, वहां कुछ नहीं लिखा है, तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में जो लिखा है उसका नाम लिख दो, या फिर आपको जिसने अपॉइंट किया उसका नाम लिख दो। इंडिया में शेयर होल्डर्स के नाम को एड्रेस किया जाता है। शेयर होल्डर्स का नाम एड्रेस होता है, उनको ध्यान में रख के रिपोर्ट को पूरा बनाया जाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुद्दे की चीज, ओपिनियन। ओपिनियन के 2 पार्ट्स है। पहला मैं बोलूंगा, हेडिंग उसका आता है ओपिनियन। इनिशियल कंटेंट इंट्रोडक्शन है। हमने क्या किया है? हमने ऑडिट किया है। कौन से कंपनी का ऑडिट किया है, उसमें कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्ड है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या क्या कवर्ड है, नोट्स टू अकाउंट्स कवर्ड है कि नहीं, कौन से साल का किया है, ये आपको बेसिक, ये आइडेंटिफिकेशन है। वी आर सिंपली आइडेंटिफाइंग हमने क्या किया है, कौन से कंपनी का ऑडिट किया है, कौन से स्टेटमेंट्स कवर किए, नोट्स टू अकाउंट्स किए, कौन से साल का है। फिर अल्टीमेट कंटेंट आता है। 2 तरह के फ्रेमवर्क होते हैं, आप लोगों को पता होगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ऐसा फ्रेमवर्क जो बोलता है कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो लगाने के बाद में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखो कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे कि नहीं। अगर कंपनी ग्रोथ पे है तो क्या ग्रोथ दिख रही है, अगर कंपनी डिक्लाइन पे है तो क्या डिक्लाइन दिख रही है, ये सोचो। और अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो कर दो। उसको बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में 2 बातें बोलनी पड़ती है ओपन में। सबसे पहला, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क की सभी बातें फॉलो की गई ना। और एक कदम और जाना पड़ता है, वेदर इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। उसको लिखने का और एक तरीका है, प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क बोलता है ऐसा मतलब ऐसा, नो चेंजेस अलाउड। ऐसा ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। इसरो के अंदर मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस है, 1 पेज का डॉक्यूमेंट बनेगा, बस टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, डिफरेंस, बस इतना ही बनेगा। किसने बनाया, उसकी सिग्नेचर, इसके आगे कुछ नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, नो चेंजेस अलाउड। लोगों को जानकारी मिल रही नहीं मिल रही, समझ रहा नहीं समझ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसमें हम सिर्फ बोलते हैं हाँ गाइडलाइंस के हिसाब से बना, इतना बोल के निकल जाते हैं। अच्छा बुरा है तुम सोचो। उसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में सिर्फ इतना लिखते हैं, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब लोगों ने ओपिनियन पे भरोसा करना चाहिए, इसलिए अगला सेक्शन आता है कौन सा, बेसिस ऑफ ओपिनियन। भाई क्यों भरोसा करें? सबसे पहले बोलते हैं अरे बनाने वाला बंदा 1 नंबर है, बनाने वाला बंदा इंडिपेंडेंट और एथिकल है, इस पे पूरा भरोसा करो। फिर और क्यों? अरे इसने काम जोरदार किया है, इसने काम किया एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और अगर तुमको डिटेल देखना है तो जाकर देखो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर, आपने जाकर देखना चाहिए। और आखिरी में मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अश्योर करना चाहता हूं कि मेरे पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है अपना ओपिनियन देने के लिए। सिंपल सी 4 बातें, भरोसा करो मेरे ओपिनियन पे, बंदा इंडिपेंडेंट एथिकल है, काम उसने एसएस के हिसाब से किए हैं। डिटेल देखना है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है। और आखिरी में भरोसा दे रहा, मैं अश्योर करता हूं सबको, हवा में बात नहीं कर रहा, 5 फाइलें मेरी एविडेंस है, उसके बेसिस पे मैंने ओपिनियन बनाया है। इसके बाद ये टेम्पररी चीज है, अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई अनसर्टेनिटी मंडराती है तो उसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न, तभी ये सेक्शन आता है एज पर एसए 570। हर रिपोर्ट में नहीं आएगा। फिर की ऑडिट मैटर वाला सेक्शन भी हर जगह पे नहीं आता है। अगर 700 अगर की ऑडिट मैटर लगा तो ही आएगा, ये दोनों टेम्पररी है, हर जगह नहीं आते। फिर
ऑडिट रिपोर्ट के जस्ट नीचे होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए सबसे पहले चाहिए मुझे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेडिंग आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट नहीं बनाता। कौन बनाता? टीसी, डब्ल्यूजी, दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस होता है, क्लब है। क्लब में बोर्ड बोलता है कि ट्रायल बैलेंस तक तुम बनवा लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनवाएंगे। तो फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हेडिंग में आता है टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें साफ साफ पहले हम लोग बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाना, और जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो उसको बनाना एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए और बातें बोलते हैं, टू सपोर्ट अबाउ, कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो इनकी जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रहता है उसको डेवलप करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे बड़ा अजम्पशन गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और उसके हिसाब से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। और चौथी चीज, आइडेंटिफाई द पीपल, एग्जैक्टली जो लोग इन्वॉल्व थे, ओवरसाइट मतलब सुपरवाइज करने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बने ना, उनको आइडेंटिफाई करो, जो जनरली होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिम्मेदारी ली है, ओवरव्यू है, ओवरसाइट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर बने। ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में 4 बातें। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क उनकी जिम्मेदारी है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी यही बनाएंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के बारे में भी यही सोचेंगे, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। और एग्जैक्टली वो कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई भी करता है। 4 बातें लिखनी पड़ती है, 4 बातों को लिखना पड़ता है, ठीक है। अब आप जाएंगे अगर आगे, अब हो गया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अब ऑडिटर की जिम्मेदारी, उसमें 3 है। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के जरिए लोगों को एजुकेट करता है, तो 3 बातें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, उसके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्कोप का यहां पे मतलब है रेंज ऑफ एक्टिविटीज, उसने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की और उसने कैसा कम्युनिकेशन रखा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बात साफ साफ बोलता है, मेरा ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल अश्योरेंस से बताना कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रीजनेबल, फिर एक एक वर्ड को समझा। रीजनेबल अश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस या एब्सोल्यूट अश्योरेंस होता नहीं है। फिर समझा मटेरियल मतलब क्या, कोई ऐसी चीज, ऐसा मिसस्टेटमेंट जिसकी वजह से ओपिनियन ऑफ यूजर बदलता हो। और मिसस्टेटमेंट मतलब क्या वो भी बता। पहला पार्ट हमेशा ऑडिट रिपोर्ट में ही आएगा, इंक्लूड ऑलवेज इन ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन दूसरा पार्ट स्कोप, रेंज ऑफ एक्टिविटी, और ये पैरा, ये ऑडिट हो सकता है मेन ऑडिट रिपोर्ट में ना रहे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी गाइस, स्कोप में रेंज ऑफ एक्टिविटीज। अरे मैं बताता हूं मैंने कैसे काम किया है। सबसे पहला ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट, अरे काम करने वाला व्यक्ति पहले ही बोल दिया था इंडिपेंडेंट और एथिकल है, अब बोल रहे हैं बंदे ने प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का सहारा लिया है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक रिस्क प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, हर जगह पे प्रोफेशनल जजमेंट और स्केप्टिज्म लिया है। फिर आगे प्रोसेस, उसने पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया, सभी तरह की रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फ्रॉड की रिस्क उसने आइडेंटिफाई की, ओवरराइड की रिस्क आइडेंटिफाई की। सारे रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसने डिजाइन किया, तय किया कि हर रिस्क को चेक करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर क्या होगी, और फिर उसने प्रोसीजर परफॉर्म की। उससे क्या ऑब्टेन किया, एविडेंस। बिल्कुल कोर ऑडिट प्रोसेस के फ्लो में पहले ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट बोलो, फिर प्रोसेस रिलेटेड पॉइंट बोलो, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको गर्व से बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी हमने इवैल्यूएट किया कि बराबर है कि नहीं है। दूसरा एईडी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ये भी देखा अकाउंटिंग पॉलिसी सुटेबल है कि नहीं। जो इनके नेचर ऑफ सेल्स है, नेचर ऑफ परचेस है, प्रोडक्शन है, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर है कि नहीं। बराबर जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग, जो भी अकाउंटिंग करनी है इसने अकाउंटिंग बराबर की है ना, ठीक है। एस्टिमेट्स इनके एक्सेप्टेबल है ना, रियलिस्टिक है ना, प्रैक्टिकल है ना, ये भी देखा है हमने, और डिस्क्लोजर से सही जानकारी मिल रही है ना। तीसरा, फेयर प्रेजेंटेशन में तो हद ही कर दी, सब लगाने के बाद लेकर बैठे क्या सच्ची ग्रोथ, सच्चा प्रॉफिट, सच्चा नेटवर्थ बता रहा है क्या।
मतलब ये तीन बातें भी देखी हमने, सबसे बड़ा गोइंग कंसर्न, उसके बाद में एईडी, एईडी बार बार आता है, और उसके बाद फेयर प्रेजेंटेशन है ना। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बताना चाहूंगा, हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझा है, उसको टेस्ट किया है, लेकिन हम लिखते हैं, हम उस पर ओपिनियन देने वाले नहीं है। ये हमारा काम नहीं है, इंटरनल ऑडिटर का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में नहीं बोल सकता मैं ये। नॉन कॉर्पोरेट्स जो है, नॉन कॉर्पोरेट से उनके केस में बोल सकता हूं, पार्टनरशिप, आपके प्रोप्राइटरशिप, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें ऐसा बोलूंगा। लेकिन कंपनी के केस में इस लाइन को डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी में सेक्शन 143 है, 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आए, उसमें लिखा है सभी कंपनी ऑडिटर्स की जिम्मेदारी है कि वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर अलग से कमेंट करे। इसीलिए वो लाइन को डिलीट करते हैं। सिर्फ कंपनी केस में, ओनली इन द केस ऑफ कंपनी, सिर्फ और सिर्फ कंपनी केस में, ठीक है। नाउ गाइज, ब्रांच का ऑडिट क्या हमने ही किया है, क्या हमने ही किया है कि हमारे साथ और भी किसी ने किया है, शॉर्ट में बताना है, उसके डिटेल्स बाद में हम देखेंगे कहां पे आते हैं। लेट्स फ्रीज गाइज। स्कोप में पहले क्या समझाएंगे, ऑडिटर एक नंबर आदमी है, फिर क्या समझाएंगे उसकी प्रोसेस, फिर क्या समझाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर बताएंगे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देने वाले नहीं है, लेकिन कंपनी केस में लाइन लिख नहीं सकते, उसको डिलीट कर दो। फिर ब्रांच की बातें, फिर अरे हवा में काम नहीं किया मैंने, बाद में आगे कंप्लेन नहीं करना, सबको लूप में रह के मैंने काम किया है। जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था उसके बाद ही मैंने जाके बात की टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट से कि मैं एथिकल आदमी और इंडिपेंडेंट आदमी हूं। आई एम एथिकल एंड आई एम इंडिपेंडेंट। मैंने कम्युनिकेट किया, कुछ प्रॉब्लम रहा तब बोलते। मैंने उनको एक ओवरव्यू भी दिया कि मेरा मंथली प्लान है कि क्वार्टरली प्लान है, कितने लोग आएंगे, कैसे काम करेंगे, ये भी मैंने उनको बताया। उसके बाद ऑडिट प्रोसेस के दौरान क्या क्या होता गया, सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने, सिस्टम की डेफिशिएंसीज बताई, कौन सी बड़ी गलतियां मिली वो भी बताई मैंने, की ऑडिट मैटर में डालने वाला हूं ये भी बताया मैंने, अपॉइंटमेंट के बाद खुद के बारे में बताया, मेरे प्लान के बारे में बताया, मेरी फाइंडिंग्स के बारे में बताया, प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, की ऑडिट मैटर क्या डालना, सब बताया है। सब पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैंने कम्युनिकेशन लूप में रखा हो, मैंने कोई अकेले बैठे बैठे पूरा काम कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बताना जरूरी है, क्योंकि कल जाके तुम उठ के कंप्लेन नहीं कर सकते, भाई मैंने तुमको सब बताया था। लेकिन खास बात है, ये जो दो चीजों की है उसमें ऑप्शन है, हमारे पास में ऑप्शन है, ठीक है। जस्ट हमारे पास में ऑप्शन क्या है, वहां पे आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी इसको हल्का सा चेंज कर देना, रेक्टिफाई कर देना। इसका बेटर ड्राफ्टिंग हम लोगों ने किया है। ऑप्शन क्या है, जो आपका प्रोसेस वाला पार्ट है, प्रोसेस वाला पार्ट है, ध्यान दीजिए। चलिए, मैं सोच रहा हूँ लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे, पेजेस ऊपर नीचे करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। और प्रोफेसर रिवीजन में आलसी भी हो जाता है। ध्यान देंगे, ओके लिसन, ये ठीक करेंगे आप। तीन ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। तीन ऑप्शन क्या है, नंबर 1, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट हमेशा कहां पे आएगा, ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन जो स्कोप वाला पार्ट है और स्कोप के बाजू में जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, या तो रिपोर्ट में लिखो या तो आप उसको अपेंडिक्स में डाल दो और लिखो, अरे प्रोसेस वाला पार्ट और कम्युनिकेशन वाला पार्ट, स्कोप वाला पार्ट और कम्युनिकेशन वाला पार्ट मैंने अपेंडिक्स में डाला है, अनेक्स्चर में डाला है। ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट में पूछेंगे, ठीक है। या फिर तीसरा, तीन ऑप्शन है हमारे पास में, वी हैव 3 ऑप्शंस। तीन ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया। ये पहला ऑप्शन है कि आप उसको इंक्लूड कर लो रिपोर्ट में, दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको इंक्लूड कर लो अपेंडिक्स में और लिख दो कि अपेंडिक्स में एनेक्स्चर में है। तीसरा कट करके लिखा है
डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया है किसी अथॉरिटी के वेबसाइट पे, ऑलरेडी एमसीए के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर ने समझाना कैसे चाहिए अपना स्कोप और अपना कम्युनिकेशन, ऑलरेडी आरबीआई के वेबसाइट पे, ऑलरेडी सेबी के वेबसाइट पे, ऑलरेडी आईआरडीए के वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी किसी अथॉरिटी के वेबसाइट पे दिया हुआ है, 700 के हिसाब से है, बस उसका रेफरेंस दे दो, ठीक है, उसका लिंक दे दो, उतना भी काफी रहेगा। ऑडिट रिपोर्ट के साइज को छोटा करने के लिए जो बाकी के 2 पोर्शन है उसको प्रेजेंट करने के ऑप्शंस दिए आपके पास। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये समझा आपको? ठीक है। नाउ तो यहां पे इसलिए मैंने लिखा था रेफर, अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं पॉज करके आप लोग लिख लेना। नाउ गाइज, ऑडिट रिपोर्ट की खास बात है, जो पहला पार्ट है वो ओपिनियन और उससे संबंधित चीजों पे बात करता है। ये पूरे दुनिया में कैसा है? सेम। आप न्यूजीलैंड जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे सेम, लेकिन हर देश के अपने कानून है और वो कानून वाले बोलते हैं रिपोर्ट में ये भी लिख, वो भी लिख, ऐसा भी कर, वैसा भी कर। उसके लिए देख सेकंड पार्ट है ये, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अदर लीगल, ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ओपिनियन के अलावा कोई भी दूसरी बात लिखनी है, ऊपर के सेक्शन में जो बातें लिखी है उसके अलावा कोई भी दूसरी बात लिखनी है, एज पर लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन उसको दूसरे पार्ट में लिखना पड़ेगा। दैट हैज टू बी रिटन सेकंड पार्ट। यहां पर लिखते हैं सेक्शन 143 जो है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जो भी लिखना है वो यहां पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर देश का यह अलग होता है। इंडिया में इंडिया कंपनीज एक्ट, जापान में जापान का, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का। सिग्नेचर हम लोग 2 नाम पे साइन करते हैं, मेंबर का भी नाम आता है, फर्म का नाम भी आता है, मेंबर का भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, फर्म का भी रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, 2 लोगों के नाम पे साइन करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल का नाम नहीं या फिर सिर्फ फर्म का नाम नहीं, दोनों का नाम, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ साइनिंग, प्लेस जहां पे साइन होता है, जनरली ऑफिस जहां पे सिचुएटेड होता है ऑडिटर का, वो जगह का नाम लिखा जाता है। और यूडीन नंबर, ठीक है, यूडीन नंबर भी आपको बताना पड़ेगा। आपका जो यूडीन नंबर है वापस उसके नंबर ऑफ डेज बदल गए, अभी रिसेंटली 60 डेज हो गए हैं, उसको भी आप चेंज, आपके कुछ जो वर्जन है उसमें चेंज किया होगा, कहीं पे नहीं किया होगा तो आप उसको चेंज कर लीजिए। लेट्स फ्रीज गाइज, हमने पूरे के पूरे एलिमेंट्स देख लिए। वी हैव सीन एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्विकली। पहले क्या था? टाइटल, उसके बाद एड्रेसी, उसके बाद में ओपिनियन, उसके बाद बेसिस ऑफ ओपिनियन, जरूरत पड़े तो गोइंग कंसर्न, और एप्लीकेबल हो तो की ऑडिट मैटर। कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसलिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिपोर्टिंग, फिर सिग्नेचर, डेट, प्लेस, और फिर यूडीन नंबर, ठीक है। नाउ गाइज लेट्स सी, हमने एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देख लिया। मुझे पता था इसमें थोड़ा समय जाएगा, आज का टारगेट अचीव नहीं होगा, कोई बात नहीं, कल हमारे पास आधा पौन घंटा ज्यादा है, वो हम लोग देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन 700.11, 700.11 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। आपका क्वेश्चन नवंबर 19 आरटीपी, स्टडी मटेरियल 20, नवंबर 20 आरटीपी, नवंबर 19 आरटीपी, सीधा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन डायरेक्टली फॉलोइंग ओपिनियन। अब ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है, सीधा ओपिनियन सेक्शन के बाद जो सेक्शन आता है उसके बारे में बोलो। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपिनियन सेक्शन के बाद कौन सा ओपिनियन सेक्शन के बाद क्या आता है? बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है। बस आपको वो लिखना है कि भाई बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है, और अभी हम पढ़कर आए 4 पॉइंट, वही आपको लिखनी है बातें। अभी पूरा डिस्कस करके हम लोग आए हैं, फिर से हमको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा अभी देखा हमने, ठीक है। उसके बाद मैनेज, लेकिन आपको सिर्फ वर्डिंग्स कैसी है, कौन सा सेक्शन है जो ओपिनियन के बाद आता है उसके बारे में बताओ, सिर्फ इतना बोल के निकल लेंगे वो लोग। आपको क्लिक होना चाहिए कि बेसिस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे हैं। फिर मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, सीधा पूछा है, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेक्शन विथ हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 200 एक्सप्लेन्स द प्रीमाइस relating to responsibility of management and where appropriate TCWG on which audit in accordance with SA is conducted। कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ऐसे 200,
कोई मतलब नहीं यहां पे ऐसे 200 का। पहले ही लाइन में लिखा है ऑडिट रिपोर्ट की बात करो, ऑडिट रिपोर्ट में जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोला है उसकी बात करो। ऐसे 200 तो मदर ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स है, उसमें सिर्फ इतना लिखा है हाँ अकाउंटिंग करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटिंग करना ऑडिटर की जिम्मेदारी है। यहां पे आपको क्वेश्चन में 200 लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सीखो, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पे हमको मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना है एज पर एसएस 700, उसके हिसाब से हमको बताना है। अभी हम पढ़कर आए कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, बेसिस में क्या आएगा, पढ़कर आए, पूरा का पूरा हमने देखा, अभी उसको फिर से देख के कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक मेरे पास आंसर आया और आंसर में जैसा चार्ट है वैसा आया। मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से स्टूडेंट का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। मैं अगर मुझे लिखना होता मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं लिखता एसए 700 फॉर्मिंग ओपिनियन एंड ड्राफ्टिंग फाइनेंशियल एंड ड्राफ्टिंग ऑडिट रिपोर्ट, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसमें अरे बैकग्राउंड बनाओ ना, थोड़ा लॉजिक भी लिखो, उसमें एक सेक्शन है, ठीक है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन। उसके अंदर, ठीक है, फॉलोइंग चीज़ें बताई जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। फ्रेमवर्क के हिसाब से वर्डिंग्स बदलती है, फेयर प्रेजेंटेशन में क्या लिखना, कंप्लायंस में क्या लिखना, और ये बताया जाता है। इतना ही नहीं, इसके लिए जो सिस्टम बनाएंगे वो भी यही लोग बनाएंगे, गोइंग कंसर्न अजम्पशन भी यही लेंगे। आखिरी में आइडेंटिफाई एज इट इज चार्ट छाप दिया। चार्ट छापने के आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सेंटेंस में लिखना है, जो आप लिख रहे हैं उसका सेंटेंस बनाकर लिखना है, एकदम ही अखंड रट्टा मार के अगर लिखे हो आप तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। खुद की ड्राफ्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, करेक्ट। और एज इट इज ऐसा भी नहीं लिख सकते, वो भी मैं गारंटी कर रहा हूं, हम ऐसे पास नहीं हुए भाई, ठीक है। लेट्स फ्रीज गाइस, फटाफट हमने सबसे पहले देखा एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, फिर हमने देखा एक क्वेश्चन आपका बेसिस ऑफ ओपिनियन पे, दूसरा क्वेश्चन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। अब आइए 700.14 May 21 आरटीपी में आया है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आरटीपी में आए हैं, एमटीपी में आए हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं आए। दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएस 700 आर एम्ड एट एड्रेसिंग एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द नीड ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ग्लोबली। एक्सप्लेन, क्या बोल रहे हैं? जो एसएस 700 है उसका एम क्या है, वो क्या करना चाहता है अल्टीमेटली। देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करके नंबरिंग भी दी है। नंबर 1, वो पूरे दुनिया की रिपोर्टिंग को कंसिस्टेंट बनाना चाहता है, एक जैसी बनाना चाहता है, ताकि हमारी रिपोर्ट वो समझ सके, उनकी रिपोर्ट हम समझ सके। इसलिए पूरे दुनिया में फॉर्मेट सेम है, लॉ के हिसाब से जो बातें लिखनी पड़ती है वो आखिरी में लिखनी पड़ती है। इट ट्राइज टू मेक थिंग्स कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। कंसिस्टेंसी एंड आपको बताना, यस आपकी बात बिल्कुल सही है, एसएस 700 एप्लीकेबल है, वो पूरे दुनिया की रिपोर्टिंग को कंसिस्टेंट कंपेरेबल बनाना चाहता है। इसलिए ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट सेम है। लॉ के हिसाब से जो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है बाद में करनी पड़ती है। दूसरा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्टिंग। मुद्दे की चीज ओपिनियन सबसे काम की चीज है, सबसे ऊपर लिखी हुई है। पहले ऐसा नहीं था, रिवीजन के पहले ओपिनियन आखिरी में लिखते थे। उन्होंने बोला अरे मुद्दे की चीज ऊपर लिख, और लोगों को विश्वास आना चाहिए, इसलिए बता कि मेरे ओपिनियन पे क्यों भरोसा करना। उसके अंदर की ऑडिट मैटर क्यों डालते, ताकि लोगों को और अच्छी जानकारी मिले, और इंपॉर्टेंट जानकारी मिले, काम की चीज मिले। तो आपको बताना है, यस एसएस 700 टारगेट्स कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, यस इट टारगेट्स इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़े। दूसरी बात, तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी, यस लॉ के हिसाब से तेरे को जो भी बातें लिखनी है ना उसके लिए अलग से जगह दी है, जो लिखना है लिख सकता है तू, फ्लेक्सिबिलिटी भी है उसके अंदर। और चौथी बात, प्रमोट्स क्रेडिबिलिटी। सब जो भी लोग इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे लोग उस पर भरोसा करते हैं। आपको 4 बातें समझानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी कंपेरेबिलिटी पे ध्यान देता है, वैल्यू को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबल है, और इससे ओवरऑल रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बढ़ती है। May 21 आरटीपी में अब बच्चे ने सब पढ़ लिया, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कैसे मार्क आए?
और इसलिए देखो मैंने यूनिक भी लिखा है। यूनिक क्यों लिखा है? क्योंकि एग्जैक्टली ये अलग से उन्होंने मॉड्यूल में कोई पैराग्राफ डाला होगा, उस पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अपन एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, इसलिए अपन ने लिखा है और उसको मार्क भी किया, यूनिक है। मतलब फॉर दैट मैटर मैंने यूनिक, यूनिक का मतलब क्या होता है पता है आपको? ये कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई चार्ट नहीं है ना, ये ऐसा का ऐसा आपको फाड़ू में मिलेगा, ना आपको ऐसा का ऐसा भास्कर बुक में मिलेगा। उन सबसे जुदा कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, अलग से कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मार्क किया अलग से, यूनिक 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 यूनिक। आपके जो गूगल शीट है उस पर भी उसकी मार्किंग दिखती है। नाउ नेक्स्ट इज, ये बहुत ही प्यारा आएगा ही एग्जाम में, मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि अगले 2 से 3 एग्जाम में ये आएगा ही। ठीक है, आना ही है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, ध्यान दीजिए। लिसन लिसन, ये इतनी बार पूछा हुआ है बच्चों। हम लोग ऐसे 700 पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अब उसके अंदर आया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्या बोलना है देखो, ऑडिटर जब चेकिंग करता है उसने सिर्फ क्वांटिटेटिव गलतियां, कितने रुपए की गलतियां है, बस इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसने क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब कोई पूछेगा सर क्वालिटी मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे 260 आपके कोर्स में नहीं है, वहां पर बताया व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 बातें जो हम पढ़कर आए, ए ई डी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, डिस्क्लोजर। क्वालिटी मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे होते हैं जिनकी अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को सोच समझ के ड्राफ्ट किया गया है, नेचर ऑफ इनकम को समझ के पॉलिसी बनाई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको बुक करते हैं, पॉलिसी सोच समझ के बनाई है, एस्टीमेट सोच समझ के बनाए, डिस्क्लोजर अच्छे है। क्वालिटी मतलब क्या? इन लोगों ने बहुत बढ़िया स्टाफ रखा है, नॉलेजेबल, डिस्कशन की, चर्चा की, रिपोर्ट, डेटा लिया और फिर तय की पॉलिसी और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया, उसको बोलते हैं अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टीमेट और डिस्क्लोजर। इसमें यह भी चेक करना पड़ता है क्वालिटी में, क्या मैनेजमेंट बायस्ड है क्या? व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट बायस्ड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जगह जगह पे जजमेंट लगते हैं और मैनेजमेंट इसका फायदा उठाकर अपना हिडन एजेंडा लगा सकता है, या तो प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखाना या तो प्रॉफिट्स को कम करके दिखाना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट बायस्ड। ऑडिट करते वक्त हमको ध्यान देना है कि क्या मैनेजमेंट अपना जजमेंट लगाने वाला जो काम है वो उसके अंदर हिडन एजेंडा को प्रमोट कर रहा है क्या, पुश कर रहा है क्या, समझना पड़ेगा। इज ही बायस्ड? तो कैसे समझेंगे? मिसयूज तो नहीं कर रहा अपॉर्चुनिटी को, कैसे समझेंगे? इसके लिए हमको समझना पड़ेगा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल है कि मैनेजमेंट बायस्ड है, न्यूट्रल नहीं है, चीजों को बढ़ाकर दिखा रहा है या कम करके दिखा रहा है। उसके एग्जाम्पल्स, सिलेक्टिव करेक्शन करना, बस वो गलतियां ठीक की जिसमें प्रॉफिट्स बढ़ते, वो गलतियां ठीक करे जिसमें प्रॉफिट्स बढ़ते, जिसमें प्रॉफिट कम होता उसको छोड़ दिया। ऐसा कर रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि तुम बायस्ड हो, यू आर बायस्ड। सिलेक्टिव करेक्शन है। बार बार बोलने पर भी डेफिशिएंसीज को ठीक नहीं करना, पता है कि ये सिस्टम के खामी की वजह से ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर गलत हो रहा है, ओवरस्टेट हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, फिर भी उसको ठीक नहीं करना। तुम्हारी नीयत हमको दिख रही है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। ठीक है, वेदर देयर इज पॉसिबल मैनेजमेंट बायस व्हाइल डिटरमाइनिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट, क्या एस्टीमेट्स बनाते वक्त भी क्या ये बायस्ड है? ठीक है, इसके लिए हमको ऐसे 540 आपके कोर्स में नहीं है, उसके अंदर की बातें हमने लगानी चाहिए। सुनिए, वापस बता रहा हूं, ऑडिट करते वक्त सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए और कितने रुपए की गलती उस पे ध्यान मत दीजिए। क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझिए। क्वालिटी मतलब क्या होता है? ऐसे 260 के अंदर बताया 3 चीजें, ए ई डी। फिर बताइए मैनेजमेंट बायस्ड है क्या? वो अपॉर्चुनिटी को मिसयूज करके अपने हिडन एजेंडा को पुश कर रहे हैं, वो भी समझना जरूरी है। कैसे समझेंगे कि वो लोग बायस्ड है, न्यूट्रल है? अगर आपको सिलेक्टिव करेक्शंस दिख रहा है, आपको दिख रहा है डेफिशिएंसी को ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि वो बायस्ड है। ऐसे 540 में बताया कि कैसे पकड़ना कि एस्टीमेट्स के अंदर बायस है कि नहीं, वो भी लगाओ। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको दिखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लो क्वालिटी है,
अकाउंटिंग पॉलिसी सोच समझ के नहीं बनाई, एस्टीमेट्स का भी डेटा इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ 2 साल का डेटा लिया है, ठीक है, डिस्क्लोजर भी इतने नहीं है, पुअर क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हम क्वालिफाई नहीं करते, हम एडवर्स नहीं देते, डिस्क्लेमर नहीं देते। फिर पुअर क्वालिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हम लोग क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन जिस दिन गलती मिलती है क्वांटिटी, उस दिन जब मुझे ओपिनियन बनाना है कि मैं क्वालिफाई करूं कि नहीं, क्वालिफाई की जगह एडवर्स करूं क्या, उस दिन क्वालिटी काम आती है। अगर क्वांटिटेटिव गलती है और साथ में क्वालिटी भी खराब है, हमारा क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाते, एडवर्स देने के चांसेस बढ़ जाते। क्वालिटी खराब होने से कभी हम मॉडिफाई नहीं करते ओपिनियन, लेकिन क्वालिटी खराब होने से जब भी सवाल आता है मॉडिफाई करूं कि नहीं करूं, तब ये इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप ये 3 बातें समझाओगे, क्वालिटिव एस्पेक्ट मतलब क्या, मैनेजमेंट बायस मतलब क्या, कौन सी चीज़ों को देखकर मैनेजमेंट बायस समझ में आता है, और पुअर क्वालिटी का इफेक्ट क्या होता है, 3 बातें अगर आपने समझाई, ठीक है। आप देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया, मई 18 मॉक, नवंबर 18 मॉक, मई 19 मॉक टेस्ट, मई 19 आपका नवंबर 18 मॉक, मई 19 मॉक टेस्ट, मई 20 आरटीपी, स्टडी मटेरियल 20, इतने बार पूछा है, बार बार क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पूछा है। आखिरी में कैसे पूछा है, एक्सप्लेन एंड एनालाइज द इंडिकेटर्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रलिटी। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब ही क्या होता है, मैनेजमेंट बायस। लैक ऑफ न्यूट्रलिटी के एग्जाम्पल दो, मतलब ही होता है आपका मैनेजमेंट बायस। ये अगर आपके दिमाग में क्लिक हुआ तभी आप वो आंसर लिख पाएंगे। मैं बेट करता हूं वेरी हाई चांसेस कि ये उतरेगा, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर डे 3 में चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, 711 बेसिस ऑफ ओपिनियन हुआ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हुआ, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी हुआ, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। सुनिए, 700 हमको ये बताता है ओपिनियन कैसे बनाना और फिर रिपोर्ट में कैसे लिखना। ओपिनियन कैसे बनाना और रिपोर्ट में कैसे लिखना। तो ओपिनियन बनाते वक्त क्वालिटी को भी देखो, ये समझाया। अब स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस, ठीक है, ध्यान दीजिए। स्पेसिफिक इवैल्यूएशंस फाड़ू के पेज नंबर 69 में, ये क्या है सर? ऐसे 700 बोलता है पूरी चेकिंग कर ली, ऐसे 700 बोलता है, देख बेटा ऑडिटर, हमने तेरे को बता दिया है रिस्क असेसमेंट कैसे करना, ऑडिट प्रोसेस कैसे सिलेक्ट करना, कैसे इंप्लीमेंट करना, कैसे गलतियां निकालना, कैसे गलतियां निकाले, कैसे गलती को देखकर या तो क्वालिफाई, गलती अगर 1-2 एरिया में तो क्वालिफाई, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एडवर्स, सबूत की कमी पूरी फाइनेंशियल में तो डिस्क्लेमर। ये सब तो तू करेगा। ये कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बातें, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको तूने चेक करना ही करना चाहिए। हर चीज के लिए तूने स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर बनाकर इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसका शॉर्टकट है मास्टर। ऐसे 700 बोलता है कि कुछ बातें तुझे स्पेसिफिकली चेक करनी ही पड़ेगी, उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर लिखनी ही पड़ेगी, इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट भी उसका जोरदार है, मास्टर। एम स्टैंड फॉर सभी मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की अकाउंटिंग बराबर हुई है ना, उसको डिस्क्लोज किया गया है ना। नॉन रिकरिंग तो नॉन रिकरिंग बता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बता, एक्सेप्शनल तो एक्सेप्शनल बता। क्या सभी मटेरियल ट्रांजैक्शंस को बराबर डिस्क्लोज किया गया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ये तेरे को चेक करना अनिवार्य है। ऑलरेडी तूने चेक कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया। अपना ओपिनियन फाइनल करने से पहले सभी मटेरियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स की प्रॉपर अकाउंटिंग डिस्क्लोजर चेक करना जरूरी है। ए स्टैंड फॉर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे ना, कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर फॉलो कर रहे ना, ये चेक करना भी जरूरी है। पिछले साल तुमने अगर फीफो लगाया था, इस साल भी फीफो है ना, पिछले साल WDV है तो इस साल भी WDV है ना, ये चेक करना जरूरी है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को नोट्स टू अकाउंट्स में बराबर डिस्क्लोज किया ना, क्योंकि पॉलिसी बदल जाएगी तो दो कंपनियों का कंपैरिजन भी बदल जाएगा। एम स्टैंड फॉर मटेरियल ट्रांजैक्शन इवेंट अकाउंटिंग डिस्क्लोजर बराबर है। ए स्टैंड फॉर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क कंसिस्टेंटली फॉलो किया ना। एस स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। टी फॉर टर्मिनोलॉजी, तुम जो भी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बराबर है ना।
अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉफिट के लिए वो बने ही नहीं है, बराबर। आपको, ठीक है, प्रॉफिट लॉस यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको सरप्लस या डेफिशिएंसी ये बोलना पड़ेगा आखिरी में, नॉट प्रॉफिट, सरप्लस या डेफिशिएंसी। आपको इनकम स्टेटमेंट आप बोल सकते, लेकिन आप उसको पीएनएल स्टेटमेंट बोल नहीं सकते। जो टर्मिनोलॉजी यूज किया, टाइटल यूज किया, बराबर किया ना, वो आपको देखना पड़ेगा। ई स्टैंड फॉर एस्टिमेट्स, रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, देखना पड़ेगा। आर स्टैंड फॉर रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। इंडस्ट्री में सब लोग डिस्क्लोजर दे रहे हैं, मेरे को भी देना चाहिए, इट शुड बी कंपेरेबल। जानना है लोगों को कि लिटिगेशन का आउटकम क्या है, लिटिगेशन के बारे में बताना चाहिए। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, आप सबको पता होगा, सीमेंट इंडस्ट्री पे कौन सा केस चल रहा है? कंपटीशन कमीशन का। कंपटीशन कमीशन का 20,000 करोड़ का जुर्माना लगा है सीमेंट इंडस्ट्रीज पे। हर इन्वेस्टर को जाना उसका स्टेटस क्या है, तो रेलेवेंट जानकारी देना, मतलब काम की जानकारी दी कि नहीं। लेट्स फ्रीज गाइस। मास्टर, मटेरियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स बराबर बताया ना, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क बराबर फॉलो किया ना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज किया ना, टर्मिनोलॉजी बराबर है ना, एस्टिमेट्स बराबर है ना, और रिलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन है ना। ये स्पेसिफिक इवैल्यूएशन है। ओपिनियन फाइनल करते वक्त ये स्पेसिफिक चीजें चेक करना, एक बार फिर से इवैल्यूएट करना जरूरी है। गाइस, स्पेसिफिक इवैल्यूएशन की भी हम लोगों ने बात की। नाउ 701 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा स्टैंडर्ड। क्विकली, 700 आपके ऑडिट रिपोर्ट पे है, और 701 बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड। कौन सा? की ऑडिट मैटर। फटाफट, सबसे पहले, की ऑडिट मैटर सभी कंपनी को लगता नहीं है, कुछ ही कंपनियों को लगता है, कुछ ही कंपनी को लगता है। एप्लीकेबिलिटी ऐसे 700 में समझाइए, किसको लगता है? अगर आप ऑडिट कर रहे हो, लिस्टेड अगर आप ऑडिट कर रहे हो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंप्लीट सेट मतलब उसमें सब आता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ आता है। आजकल नए नए ऑडिट आ गए, सिर्फ पीएनएल का ऑडिट, बैलेंस शीट का ऑडिट, उसको नहीं लगेगा। अगर आप कंप्लीट सेट का ऑडिट कर रहे हो, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो पब्लिक एट लार्ज के लिए बनते हैं उसको जनरल पर्पस बोलते हैं, जो स्पेसिफिक लोगों के लिए बनते हैं उसको स्पेशल पर्पस हम लोग बोलते हैं। सिर्फ ट्राई के लिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे जो बाकी लोगों को समझ में आने वाले नहीं है, तो वो कौन से हुए? स्पेशल पर्पस। और लिस्टेड एंटिटी, अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, जो कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लिस्टेड कंपनी है, तो की ऑडिट मैटर मैंडेटरी है। दूसरा, अगर लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलेंगे तो मैंडेटरी। आज के डेट में इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा, ऑडिटर बोलता है मेरे हिसाब से ये एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंश्योरेंस कंपनी पे बहुत लोग डिपेंडेंट है, इस बैंक पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, इस बिल्डर पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, और मैं चाहता हूं कि की ऑडिट मैटर आए, तो आएगा। सबसे बड़ा लॉ होता है। लॉ अगर बोलता है एप्लीकेबल तो होगा ही होगा। फिर दूसरा, लिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी में अगर ये 3 चीजें हैं तो होगा, और फिर ऑडिटर खुद तय करेगा तो होगा। अब बहुत ही खास बात, करेक्ट इनकरेक्ट हर जगह पे आ सकती है। 705 ऐसे 705 सुनिए, टाइप्स ऑफ ओपिनियन आगे आने वाला है। अगर आप डिस्क्लेमर दे रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं ऑडिट करने गया था लेकिन मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं मिली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इसलिए मैं हाथ खड़े कर रहा हूं कि मैं ओपिनियन दे नहीं सकता, उसमें की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। की ऑडिट मैटर होता क्या है? की ऑडिट मैटर मतलब ऑडिट करते वक्त मैंने कौन से मुद्दे के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत की, वो मैटर को मैं बोलता हूं की ऑडिट मैटर। ऑडिट करते वक्त मैंने प्लांट की रिवैल्यूएशन को चेक करने में सबसे ज्यादा मेहनत की, एमैल्गमेशन चेक करने में सबसे ज्यादा मेहनत की, इन्वेंट्री राइट ऑफ को चेक करने में सबसे ज्यादा मेहनत की, दैट इज की ऑडिट मैटर। मतलब एक तरफ मैं बोल रहा हूं मैं ऑडिट नहीं कर पाया, दूसरे तरफ मैं बोल रहा हूं मैंने इस एरिया में बहुत मेहनत की, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिए अगर आप डिस्क्लेमर दोगे तो वहां पे की ऑडिट मैटर आने वाला नहीं है। कहां पे आएगा कहां पे नहीं आएगा वो हमने देख लिया। आगे की ऑडिट मैटर कैसे चुनते हैं? पहले लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी ड्यूरिंग द ईयर एज पर एसेट 260। ऑडिट में होने वाली सारी इंपॉर्टेंट बातें टीसीडब्ल्यूजी को बताई जाती है एज पर एसेट 260, उसकी लिस्ट बनाओ। लिस्ट ऑफ द मैटर विच वेर कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी, उसकी आप लिस्ट बनाइए। सपोज आपने साल भर में 30 आइटम कम्युनिकेट किए। फिर आइडेंटिफाई द मैटर जहां पे जनरली
ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन लगता है, सपोज उस 30 में से सिर्फ 10 आइटम ऐसे थे जहां पे जनरली ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन लगता है। ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन 3 एरिया में लगता है, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा हो, सिग्निफिकेंट रिस्क, हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट बहुत बड़ा हो। जैसे मैनेजमेंट ने इस बार जजमेंट लिया, मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया कि गुडविल राइट ऑफ करना कि नहीं करना, रिवैल्यूएशन के ऊपर जजमेंट लिया। मैनेजमेंट ने अगर बहुत बड़े जजमेंट बेस्ड अकाउंटिंग की है, उसको चेक करने में ऑडिटर का बहुत ध्यान जाता है। बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, एमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशंस, उसको चेक करने में बहुत टाइम लगता है। सुनिए वंस अगेन, की ऑडिट मैटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नंबर 1, आप लिस्ट ऑफ ऑल द मैटर्स लीजिए जो TCW को कम्युनिकेट किए गए थे साल भर में एज पर एसेट 260, उसमें से आइडेंटिफाई करिए कौन से ऐसे मुद्दे जहां पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन जनरली लगता है। 3 ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे जनरली लगता है, सिग्निफिकेंट रिस्क, हाई रिस्क वाले एरिया, मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंट जजमेंट को चेक करने वाले एरिया, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन इवेंट वाले एरिया। फिर उसमें से भी ये पूछो कि आइटम्स ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस कौन है। 60%, 70% टाइम सबसे ज्यादा किसमें लगा हुआ है, तो पता चला 10 में से सिर्फ 3 मामले थे, उसमें 70% टाइम लग गया। ये आपके की ऑडिट मैटर बनेंगे। और ध्यान रखना, हमेशा करंट पीरियड के होने चाहिए, पिछले साल के मामले कभी की ऑडिट मैटर बन नहीं सकते। अब आपको एक बार की ऑडिट मैटर, ठीक है, उसको कहां पे लिखेंगे, हेडिंग जाएगा की ऑडिट मैटर, उसमें पहले 2 स्टेटमेंट रहेंगे, 2 स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। उसमें हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, अरे की ऑडिट मैटर वो मैटर है जो ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से आइटम ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस, जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, चर्चा की गई थी, डिस्कशंस किए गए थे, मैन पावर लगाया गया था, टाइम लगाया गया था, पैसा लगाया गया था। लोगों को एजुकेट करो, की ऑडिट मैटर बताने से पहले लोगों को समझाओ की ऑडिट मैटर क्या होता है, और लोगों को बोलो ओ भाई मैंने इसमें थोड़ी सी रिसर्च एक्सपेंस की बात की है, गुडविल की बात की है, अरे इसको सेपरेट ओपिनियन मत समझ लेना। आई एम नॉट गिविंग सेपरेट ओपिनियन ऑन स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स, ना 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 ना, ओपिनियन जो देना था वो तो दे चुका पहले ही, इसको सेपरेट ओपिनियन ट्रीट मत करो। मेन कंटेंट आता है, इसमें क्या होगा, नंबर 1 डिस्क्रिप्शन बताओ, की ऑडिट मैटर का डिस्क्रिप्शन कि क्या है मुद्दा, किस चीज को चेक करने में सबसे ज्यादा आपने टाइम लगाया, उसको एक्सप्लेन करो। इसके बारे में पहले मुद्दे का नाम, आइटम कौन सा है वो बताओ, उसका कौन सा पॉइंट है। इसके बारे में अगर और पढ़ना है तो नोट्स टू अकाउंट्स का कौन सा मुद्दा है। फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट को चेक करने में सबसे ज्यादा मेहनत की हम लोगों ने, ये डिस्क्रिप्शन है। इसके बारे में नोट नंबर 49 में लिखा हुआ है, जाके पढ़ सकते हो। क्यों हमने इसको की ऑडिट मैटर ट्रीट किया, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट ने जजमेंट लिया है कि इतने करोड़ से वैल्यूज को बढ़ाया है। कैसे आपने इसको चेक किया, हाउ इट वाज एड्रेस्ड, पास से चेक किया, दूसरों से चेक किया, एक्सपर्ट की मदद ली, 3 तरीके से चेक किया। 4 बातें बतानी पड़ती है, मुद्दे को बताओ, और पढ़ना है तो कौन से नोट्स टू अकाउंट्स में जाना पड़ेगा, क्यों इसको ट्रीट किया, ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, हेडिंग आएगी, 2 इंट्रोडक्टरी बातें आएंगी, की ऑडिट मैटर के बारे में लिखेंगे। क्या कभी कभी हो सकता है कि आप की ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज ना करें, बिल्कुल हो सकता है। लॉ रूल्स रेगुलेशंस बोलते मत बताओ। SFIO का नाम सुना है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस होता है कंपनीज एक्ट। SFIO ने बोला है बहुत सेंसिटिव मामला है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बाहर नहीं जानी चाहिए, चुपचाप ऑडिटर तू रिपोर्ट नहीं करेगा, मत करो। लॉ तुमको प्रोहिबिट करता है, मत करो। ऐसा लगता है कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू बेनिफिट। जैसे टाटास का, ठीक है, मेरे लिखा हुआ है, मिस्त्री साहब और टाटा साहब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था इनके बीच में कंट्रोल को लेकर। इसकी डिटेल्स ऑडिटर ने बतानी नहीं चाहिए, इससे नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है। तो जहां पर लॉ रोके सुन लो, जहां पे दिखे नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, रुक जाओ, ठीक है। अब सुनो, लेकिन ये सबसे खास बात, ऑडिट करते करते कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला। हो सकता है ना यार ट्रेडिंग कंपनी है, माल खरीदा बेचा, कहीं पे कोई माथा पच्ची नहीं थी। ऑडिट करते करते पता चला कोई की ऑडिट मैटर नहीं है, यह कि की ऑडिट मैटर था लेकिन हमने रिपोर्ट नहीं किया, ऊपर के 2 रीजन, तो भी की ऑडिट मैटर सेक्शन डालना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। था ही नहीं इस बार की ऑडिट मैटर,
या बताना पड़ेगा था लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं किया, था मामला लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं किया। रिलेशनशिप विद अदर, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने देखा कहां एप्लीकेबल है कहां पे नहीं है, फिर हमने देखा कौन से मुद्दे की ऑडिट मैटर में जाएंगे, फिर हमने देखा कि उसको कैसे डिस्क्राइब करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, उसका पोजीशन तो हम जानते हैं किसके नीचे आता है, गोइंग कंसर्न के नीचे। अगर गोइंग कंसर्न है तो उसके नीचे, गोइंग कंसर्न नहीं है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे आता है की ऑडिट मैटर। अब सुन लो फटाफट, रिलेशनशिप विद अदर पैरास। अगर ऑडिट करते हो हमको कोई गलती मिली, अरे गलती मिली, गलती को आपने चेक किया, बहुत एफर्ट्स लगाए, गलती मिली माना बहुत मेहनत की आपने, गलती के लिखने के लिए बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है। अगर क्वालिफाई कर रहे हैं तो गलती को बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन में समझाते, एडवर्स दे तो बेसिस ऑफ एडवर्स में समझाते, डिस्क्लेमर है तो बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर में समझाते, की ऑडिट मैटर में नहीं जाएगा। गलती वाले मुद्दे, मॉडिफिकेशन वाले मुद्दे, भले ही उस पर तुमने जी जान लगाई हो, उसको बेसिस पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे, की ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफरेंस दोगे। बहुत मेहनत की इस मामले पे, पढ़ना होगा ना तो बेसिस पैराग्राफ पढ़ लो। अगर गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी है, भले ही तुमने इस पे बहुत मेहनत की होगी, उसको कहां बताएंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न अलग से सेक्शन में, की ऑडिट मैटर में सिर्फ रेफरेंस देंगे। सुनो, मुद्दा एलिजिबल हो रहा है दोनों के लिए, मॉडिफिकेशन और की ऑडिट मैटर, कौन जीतेगा, मॉडिफिकेशन। मुद्दा वापस एलिजिबल हो रहा है, गोइंग कंसर्न में लिखो कि की ऑडिट मैटर में, कौन जीतेगा, गोइंग कंसर्न। अब ऐसा हो सकता है मुद्दा एलिजिबल हो रहा है ईएमपी ओएमपी या फिर की ऑडिट मैटर, कौन जीतेगा, की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर सिर्फ दो पैराग्राफ से जीतता है, कौन से, ईएमपी और ओएमपी, बाकी सबसे हारता है, ध्यान देंगे। नाउ आगे, सब्स्टिट्यूट नहीं है, देखो अपने यहां पे शॉर्टकट भी दिया है, सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई साहब। देखो मई 18 आरटीपी, न्यू कोर्स में नवंबर 19 आरटीपी, स्टडी मटेरियल 20, की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। समझाओ इस मामले को। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 701.090, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पे दिया है, आइए उसके ऊपर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होता है, फास्ट मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज, एफ स्टैंड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई बातें मिसिंग है तो उस कमी को पूरा करने के लिए की ऑडिट मैटर नहीं बना है, डोंट मिसयूज इट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर की खामियां की भरपाई करने के लिए की ऑडिट मैटर का मुद्दा नहीं है, डोंट मिसयूज। एम स्टैंड फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन समझाने के लिए की ऑडिट मैटर नहीं है, उसके लिए बेसिस ऑफ ओपिनियन है। जी स्टैंड फॉर गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी, उसके लिए नहीं है, उसके लिए अलग से सेक्शन होता है। एस स्टैंड फॉर सेपरेट ओपिनियन नहीं है, ये एक ही ओपिनियन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ओपिनियन सेक्शन में होता है, उसके लिए भी नहीं है। ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कमियों को पूरा करने के लिए है, ना मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए है, ना गोइंग कंसर्न मुद्दे के लिए है, ना सेपरेट ओपिनियन के लिए है। ये एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा नहीं है, ठीक है, बट ये आपके आरटीपी में आया हुआ है एकदम, ये तो दिख रहा है। और मैं आपको आज स्टैम्प पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूं, मिनिमम 50% पेपर, मिनिमम 50% पेपर परम क्वेश्चन बैंक से आना है। और मैं इंटर में ये भी लिख बोलता हूं, इट कैन गो अप टू 90% एंड 100% ऑल्सो। 4 में से 1 अटेम्प्ट रहेगा जब ये 50% पे आएगा, बाकी 3 अटेम्प्ट में 60, 70, 80%। और ठीक है, 450 क्वेश्चन है भाई, और जितना अपन ने इंपॉर्टेंट बोला है उसके बेसिस पे आप मिनिमम 50% तो सॉल्व कर ही पाएंगे, ठीक है, 100%। और इंटर में बोलना इतना रिपीटेशन है कि क्या बोलूं मैं आपको, लेकिन बच्चे मानते नहीं है, कभी कभी ऐसे मान जाते, ठीक है। नाउ लिसन गाइस, आपका लिमिटेशन ऑन स्कोप का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। लिमिटेशन 705 में लिमिटेशन ऑफ स्कोप, समझते हैं आप लोग लिमिटेशन ऑफ स्कोप? इस पे क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ स्कोप, लिमिट करना मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। लिमिटेशन मतलब रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना।
नाउ ध्यान दीजिए, लिमिटेशन ऑफ स्कोप मतलब क्या? लिमिट करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, स्कोप मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज। मैनेजमेंट अगर आपको ऑडिट करने से रोकता है, ऑडिट प्रोसीजर को करने से रोकता है, उसको लिमिटेशन ऑफ स्कोप बोलते हैं। जैसे ही मैनेजमेंट आपके साथ में ऐसा करे, रिसर्च लैब में नहीं जाएगा, एमडी से बात नहीं करेगा, ये अग्रीमेंट नहीं देखेगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं देखेगा, सीधा जाओ किसके पास? टीसी डब्ल्यूजी। उसकी पहले मैनेजमेंट के पास जाओ और उनको बोलो कि अरे ये प्रॉब्लम्स को दूर कर, ये प्रॉब्लम्स को दूर कर। ठीक है, पहले मैनेजमेंट के पास जाएंगे, रिमूव द प्रॉब्लम। अगर मैनेजमेंट रिमूव करता है प्रॉब्लम को तो बहुत बढ़िया, हम ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर लेंगे। अगर रिमूव नहीं करता है तो हम किसके पास जाएंगे? टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे। टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे और कोशिश करेंगे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने की। बच्चे लिखना भूल जाते हैं। टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएंगे और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टीसीडब्ल्यूजी ने मदद नहीं की और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा? आप देखो इसका असर क्या है। अरे इक्का दुक्का एरिया पे असर पड़ा है, क्वालिफाई कर दो। बाना मटेरियल आइटम का सबूत नहीं मिला, लेकिन इक्का दुक्का जगह प्रॉब्लम हुआ है, कौन सा ओपिनियन दे दो? क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सबूत नहीं मिलने की वजह से जो पॉसिबल इफेक्ट है वो परवेसिव है, हर जगह फैल गया है, डिस्क्लेमर नहीं। पहले अर्ली स्टेज पे है तो विड्रॉ, और अगर लेटर स्टेज पे है तो डिस्क्लेमर। देखो आने के चांस बहुत ज्यादा। मैनेजमेंट अगर आपको मना करे तो उसके पास जाओ, समझाने की कोशिश करो, समझ गया बहुत बढ़िया, नहीं किया तो किसके पास जाएंगे? टीसी डब्ल्यूजी, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। अगर उसमें मजा नहीं आया और परवेसिव इफेक्ट नहीं है, क्वालिफाई करेंगे। परवेसिव इफेक्ट है अर्ली स्टेजेस पे विड्रॉ, नहीं तो बाद में डिस्क्लेमर। ठीक है, प्रशांत सर ने मेरे को बोला था कि सर प्लीज आज 4:25 तक आप छोड़ देना। ठीक है, 4:25 तक आप छोड़ देना। सुनिए, अभी हमारा चैप्टर नंबर 11 खत्म नहीं हुआ है। मैं सब देखो, जितने भी ऑनलाइन वाले भी है, मजा है, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे भाई। बहुत मजा आता है मेरी टीम को, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है नाउ, क्योंकि यूट्यूब पे है वैसा, मेरे को टीम बोलती है कि अगर लाइक करते तो वो वीडियो फिर ज़्यादा लोगों को दिखाता है यूट्यूब, बराबर? तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है और कमेंट डालना भी ज़रूरी है। नाउ गाइज, कल हमारा टाइम 3:30 का ही रहेगा और थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ध्यान रखिए, सब लोग ये गूगल शीट, सबको किसी के पास नहीं होगा तो इसका लिंक है tinyurl.com/ ठीक है RDBM बैच, tinyurl.com RDBM बैच। आपका आज का डे वाइज प्लान है। आज सारे क्वेश्चंस हम नहीं कर पाए, लेकिन करेंगे। आपको आज जाकर फाड़ू देखना है। अगर मेरे साथ साथ में मैं सिर्फ जो बोल रहा हूं उतना करते जाइए, जितना मैंने बोला उतना फाड़ू करिए, और एक आंसर अगर आप लिख कर देखे, ठीक है, तो इट विल बी वंडरफुल। और कोई फ्रेंड होगा आजू बाजू, उसको भेजो। ठीक है, चले गाइज, आज के सेशन खत्म करते। कल आधा ज्यादा सुनिए, कल बैंक ऑडिट है, कल बैंक ऑडिट होने वाला है। सब लोग ध्यान से सुन लेंगे, कल बैंक ऑडिट होने वाला है, तो उसमें बहुत मजा आएगा। कल पहले हम लोग ये खत्म करेंगे और बैंक ऑडिट की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको और एक बता रहा हूं, याद रखने का प्रॉब्लम मत करिए, बस रिपीटेड फाड़ू देखते जाइए, स्पीड बढ़ा के देखते जाओ, स्पीड बढ़ा के देखते जाओ। ये पूरा चैप्टर नंबर 11 59 मिनट्स में पूरा चैप्टर। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 का अगर तुम देखोगे तो उसमें आपको बीच में कुछ पोर्शन मिसिंग दिखेगा। मैं वो पिन कर दूंगा कमेंट, बीच में 4-5-6 मिनट का मिसिंग है, मैं पिन कर दूंगा कमेंट, वो चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। कल पहले चैप्टर नंबर 11 खत्म करेंगे, फिर बैंक ऑडिट पे भिड़ेंगे।